Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and in this lecture we are going to discuss the soil structure and mineralogy. This is lecture 2 part 4 और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जैसे सिंगल ग्रेन सॉइल, उसका क्या सॉइल स्ट्रक्चर है, हनीकॉम स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेंट, डिस्पर्स्ड, कोर्स ग्रेन, कोहेसिव मैट्रिक्स और स्पेशली 3 टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल जिन पे अक्सर क्वेश्चंस मिलते हैं, Leonite, Elite and Montmorillonite. So before beginning, this is all about me. My name is Piyush Sharma and I am here to guide you for the competitive exam. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो सो दैट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो अच्छे से पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूँ 25 ईयर्स ऑफ गेट, एसएससी, जेईई और ईएएससी के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर और मिनरलॉजी में सबसे पहले उठाते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद एक एक करके सॉइल स्ट्रक्चर को देखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो सॉइल स्ट्रक्चर इस में बहुत सारे पोर्शंस इंक्लूडेड हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मिनरल का क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, शेप कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है पार्टिकल्स का और उनका आयोनिक कंपोजिशन कैसा है। यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर का सिर्फ मतलब अरेंजमेंट नहीं है, इट्स होलिस्टिक अप्रोच कि अरेंजमेंट के साथ साथ उनका कंपोजिशन, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ओरिएंटेशन एंड शेप, सब कुछ जो है वो सॉइल स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सॉइल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉइल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड शेयर स्ट्रेंथ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल स्ट्रक्चर को समझा जाए ताकि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब हमको समझ में आया। अब बात करते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल ग्रेन से। सिंगल ग्रेन कैसा है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लो ताकि समझ में आए। जैसे कि सैंड और ग्रेवल्स, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? सिंगल ग्रेन। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इनके अंदर जो सरफेस चार्जेस हैं वो नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से ये सिर्फ ग्रेविटी के अंदर अपने आप को अलाइन करके एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं। जब भी मैं सॉइल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, मैं एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे सॉइल ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली आपने देखा होगा कि ग्रेवल्स और सैंड कुछ इस टाइप का शेप ले लेते हैं नेचुरली। दूसरा है हनीकॉम स्ट्रक्चर। तो हनीकॉम स्ट्रक्चर किस टाइप की सॉइल में है? सिल्ट। और सिल्ट कैसी होती है? फाइन सॉइल होती है। इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो 2 रीजन से है, एक तो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट और दूसरा है सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस ग्रेवल्स और सैंड में नहीं थे बट हनीकॉम स्ट्रक्चर में हैं। अब आप ये देखो कि इसके अंदर जैसे नाम है उसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर लगभग देखने को मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, एक रियल लाइफ पिक्चर है और ऐसा आपको बुक्स में देखने को मिलता है कि एक एक जो ग्रेन है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेता है कि हनीकॉम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर एक हेक्सागोनल टाइप शेप बनता है, उसी की नाम लेके यहाँ पे एक वॉइड वाला पोर्शन मिल जाएगा सॉइल के अंदर जो कि रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटली इस टाइप के शेप को, इसलिए इसे कहते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर। तो शेप अप्रोक्सीमेटली हनीकॉम जैसा है, ठीक है। तो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल को आप देख पाओ, थोड़ा सा हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ऑब्वियसली सॉइल की फॉर्म में देखना चाहते हो तो ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जांपल है
सिल्ट का। तो इसके अंदर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्वियसली काफ़ी बड़े वॉइड्स हैं। तो अगर वॉइड्स बड़े हैं तो इनके अंदर से पानी इजीली सीप करेगा कि नहीं? बिल्कुल इजीली सीप करेगा। तो लार्ज वॉइड्स हैं और वाटर इजीली सीप कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लॉजिकली सोचो, अगर आपको ऐसा बड़े वॉइड वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है और आप इस सॉइल के ऊपर कोई लोड लगाओगे तो ये मीडियम टू लो लोड तो कैरी कर लेगा, बट अगर सडन लोड हो और हाई लोड हो तो क्या होगा? ये टूट जाएगा स्ट्रक्चर, इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा और ये फिर से अपने आप को थोड़ा पास पास अरेंज कर लेंगे ताकि वो हैवियर लोड को रिस्ट्रिक्ट कर सकें या उसे झेल सकें। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप लॉन के अंदर घूमते हैं, लॉन मेरा मतलब है यहाँ पे गार्डन वगैरह, अगर वहाँ पे देखें सिल्ट वगैरह यूज़ करते हैं वाटर रिटेंशन के लिए कई बार, कई प्लांट्स के लिए, तो वहाँ पे आप जोर से पैर रखेंगे तो आप पाएंगे थोड़ा सा डिप्रेशन सा आ जाता है सॉइल के अंदर, परमानेंट टाइप। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिल्ट, है ना। तो वही एग्जाम्पल है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट साफ साफ देखने को मिल रही है। लार्ज वॉइड, लार्ज वॉइड मतलब वाटर का सीपेज और ज़्यादा लोड और सडन लोड बियर नहीं कर सकता। अब आते हैं तीसरे टाइप के स्ट्रक्चर में, फ्लॉकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फ्लॉकुलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैंने ए और बी बना के कर दिया है। आपको ये समझना होगा इन दोनों के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्लेकी एंड प्लेटलेट्स जैसा। ये फ्लेकी देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा। तो ये दोनों ही फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स्ड का पार्ट है, बट इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब वो क्या है देखो, पहला उठाते हैं फ्लोकुलेटेड। तो फ्लोकुलेटेड में अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से होगा और ग्रेविटी फोर्सेस एब्सेंट रहेंगी। मतलब कि ऐसा नहीं कि ग्रेविटी फोर्स एब्सेंट है, बट जो ग्रेविटी फोर्स का इफेक्ट है वो एब्सेंट है। तो सारा का सारा जो अरेंजमेंट होना है वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से होगा। तो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे फ्लेकी और प्लेटलेट्स हैं वो आपस में अरेंज करेंगे एज टू एज या एज टू फेस। मेनली कैसे? एज टू एज, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा एज से एज पे लगा हुआ है, एज से एज पे लगा हुआ है। देखो हर चीज़ एज के आसपास लगी हुई है कि नहीं? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कैसे? एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव। तो अट्रैक्शन होना चाहिए, इधर नेगेटिव तो इधर देखो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इसको अपोजिट में डाइपोल बन जाएगा नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। तो ऐसे करके मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है आपको कि एज टू एज अरेंजमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कैसा है? पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव है, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव है, तो कैसा हुआ? अट्रैक्टिव हुआ। तो इसलिए मैंने देखो अंडरलाइन भी कर दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स अरेंजमेंट है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एज टू एज निकालने पे काफ़ी बड़ा वॉइड हमको मिल जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं हाई वॉइड रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे, मतलब वॉइड्स जो है ना एज टू एज अरेंजमेंट में ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड वॉइड रेशियो। एक रियल लाइफ एग्जांपल हो जाए। अब देखो पिक्स के अंदर आप देखते हो ना, तो एक मैक्रोस्कोपिक कहूँगा आप देखने को मिलता है, इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक जाना पड़ेगा तब आपको इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। अब आप फिर से सोच सकते हो हाई वॉइड रेशियो है, वॉइड अगर ज़्यादा है इसका मतलब जो सीपेज होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो वॉइड्स को पकड़ लो, वॉइड ज़्यादा तो सीपेज ज़्यादा। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी पता चल गया है, बट कौन सी सॉइल है? ये जनरली है क्ले सॉइल। तो अब तक आपको 3 टाइप ऑफ सॉइल दिख चुकी हैं। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में सैंड ग्रेवल्स, हनीकॉम्ब में सिल्ट, और फ्लोकुलेटेड एंड डिस्पर्स्ड के लिए बन रहा है क्ले। अब आओ दूसरे टाइप ऑफ अरेंजमेंट में जिसे कहते हैं डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कैसा है? वापस वही इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है और ग्रेविटी फोर्स का इफेक्ट एब्सेंट है। इसके अंदर अरेंजमेंट जो है फेस टू फेस है, फेस टू फेस है और साथ में रिपल्सिव फोर्सेस है। और आपको यहाँ डायग्राम में दिख जाएगा कि वॉइड्स देखो कितने कम हो गए। तो लेस वॉइड रेशियो, इसका मतलब क्या है? सीपेज क्या हुआ? कम हो गया। देखा कितना एक लॉजिकल फ्रेम सेट बन जाता है अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़ लो तो।
तो देखो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में वापस का मैंने रिपल्सिव, तो देखो यहाँ नेगेटिव है तो फेस टू फेस यहाँ नेगेटिव हो गया। अब ये डाइपोल होगा, बन जाएगा, तो एक तरफ पॉजिटिव तो इसका पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, यानी कि फेस टू फेस ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे डोमिनेंट नेचर का हो गया। और आपको अगर मिल जाए अट्रैक्टिव फोर्स तो समझ जाना एज टू एज है, वो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब आप समझ चुके हैं कि वॉइड रेशियो कम है तो सीपेज भी कम होगा। रियल लाइफ में डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्ले का कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, काफी लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखता है क्ले के अंदर, तो वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर को ही डिनोट कर रहा होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, क्ले। ध्यान रखना फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स दोनों के अंदर होता है क्ले। अब मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स्ड में, कि अगर फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है उसकी रीमोल्डिंग की जाए। रीमोल्डिंग कैसे करोगे, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो या फिर यूँ कहूँ फोर्स लगा देते हो फील्ड के अंदर, चाहे वो कॉम्पैक्शन के थ्रू लगाओ, चाहे सडन लोडिंग के थ्रू हो, अर्थक्वेक लोडिंग के थ्रू हो, कैसे भी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स का स्लिपेज होगा। पार्टिकल्स का स्लिपेज होगा और वो पास पास आने लगेंगे। जब वो पास पास आने लगेंगे तो एज एज की बजाय कैसे हो जाएंगे, फेस टू फेस स्ट्रक्चर ले लेंगे, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ये किस में होगा, क्लेज में होगा। ध्यान रखो मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्पर्स्ड और फ्लोकुलेटेड क्लेज के लिए है, क्लेज के लिए, ना कि कोई सिल्ट या कोहेजन लेस सॉइल के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम क्लेज की बात कर रहे हैं। ओके अब बात करते हैं कि कंसोलिडेशन से भी, कंसोलिडेशन क्या है, जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है अगर आप प्रेशर लगाओगे ना किसी सॉइल के ऊपर तो वाटर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। इसको हम अलग चैप्टर के फॉर्म में देखेंगे। कंसोलिडेशन अगर होता है तो उसकी वजह से भी पार्टिकल्स का रीओरिएंटेशन होगा, और रीओरिएंटेशन होगा क्ले के अंदर तो फ्लोकुलेटेड से क्या बन जाएंगे, डिस्पर्स्ड। और डिस्पर्स्ड हो गया तो अब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी, वॉइड की वॉल्यूम डिक्रीज कर गई तो सीपेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बड़ा क्लियर पॉइंट है जो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ और मैं लिख भी देता हूँ। तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे और साथ में एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। डिस्पर्स्ड भी क्ले सॉइल में ही होना है। तो चलो अब हम चौथे टाइप के सॉइल स्ट्रक्चर पे चलते हैं जिसे कहते हैं कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर। देखो जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे क्या है, कोर्स ग्रेन जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इनके बीच में जो वॉइड्स है ना उनको फिल कर दिया है फाइन ग्रेन सॉइल ने। यहाँ पे मैंने एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। एज यू कैन सी ये जो बड़े बड़े हैं ये कोर्स ग्रेन है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इनके बीच का जो वॉइड है वो फाइन ग्रेन सॉइल से भरा हुआ है। अब आपको ये सिमेट्रिक डायग्राम देख के एक बड़ी चीज़ क्लियर हो रही होगी कि कोर्स ग्रेन जो फ्रैक्शन है ना वो फाइन ग्रेन से ज़्यादा है। तो मैंने लिख भी दिया, देखो बहुत सिंपली, कोर्स ग्रेन इज ग्रेटर देन फाइन ग्रेन। तो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे लिए, कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है और इनका वॉइड्स जो है वो फाइन ग्रेन ने ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो काफ़ी हाई हो जाएगी। अब दूसरा स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो जहाँ पे कि फाइन ग्रेन ज़्यादा है कोर्स ग्रेन से। तो देखो एक कोर्स ग्रेन ये पड़ा है, एक दूसरा दूर पड़ा है, फिर तीसरा कहीं और इन सबको कनेक्ट करने के लिए रखा हुआ है फाइन ग्रेन। तो फाइन ग्रेन के अंदर कोर्स ग्रेन है तो ऑब्वियसली ये इतनी हाई स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, इसके अंदर स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, और इसके अंदर जो पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। एब्सेंट रहेगा तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ऐसे स्ट्रक्चर की जिसे हम कह रहे हैं कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर वॉइड्स ज़्यादा हैं। कोर्स टू कोर्स ग्रेन आपस में टच में नहीं है तो इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाओगे तो ये ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, बिकॉज फाइन ग्रेन्स जो होते हैं वो
वो जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, उसको इतना झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए जो कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंप्रेशन क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा। तो हायर कंप्रेशन स्टेट हमें कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। तो अब आप इस चीज़ को क्लियर रखना, कोर्स ग्रेन स्केलेटन, कोर्स ग्रेन ज़्यादा है, और कोहेसिव मैट्रिक्स, कोहेसिव वर्ड आप याद कर सकते हैं, फाइन सॉइल से रिलेटेड है, ये मैं समझा ही चुका हूँ, वो यहाँ पे आ गया, तो उसमें कंप्रेशन भी ज़्यादा हो गया। अभी तक हमने सॉइल स्ट्रक्चर की बात की है। अब सॉइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके ग्रुप का अरेंजमेंट, उनकी मिनरलॉजी, उनके अंदर चार्जेस वगैरह, उन सब की प्रॉपर्टी को कलेक्टिवली स्टडी किया है। अब हम एक करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रेन को उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं सॉइल को, कि वो कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूँगा, चाहे वो कोर्स ग्रेन हो, चाहे वो फाइन ग्रेन सॉइल का हो। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनता है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और इसके अंदर कोई प्लास्टिसिटी और कोहेजन नहीं एग्जिस्ट करता है। तो जो रॉक्स के मिनरल्स हैं वही आपके कोर्स ग्रेन के मिनरल्स होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सॉइल फॉर्मेशन का एक लेक्चर है L11, मतलब फर्स्ट जो लेक्चर था मैंने सॉइल पे बनाया, उसमें मैंने फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को समझाया था। फिजिकल वेदरिंग से हमें मिलता है सैंड एंड ग्रेवल्स, वेयर एज केमिकल वेदरिंग से हमको मिलता है सिल्ट एंड क्ले। साथ में एक डायग्राम भी बनाया था मैंने कि कैसे सॉइल बनने के लिए कैसे वो डिसइंटीग्रेट होता है फ्रॉम इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से, और कैसे सॉइल बनती है। जिन्होंने देखना है वो L11 में जाके से चेक कर सकते हैं। बट मैं आपको रिमाइंड करा रहा था ऑक्सीडेशन की वजह से, और उसकी वजह से क्या बनेगा, फाइन सॉइल बनेंगी। इसीलिए इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। वेयर एज फिजिकल वेदरिंग यानी कि वाटर जा रहा है, विंड हो रहा है, और क्लाइमेटिक एक्शन की वजह से अगर रॉक ब्रेक होगी तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल बना के देगी, और उसका जो पेरेंट मिनरल है रॉक का वही की वही एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने लिखा है फाइन ग्रेन सॉइल, और दो तरह की चीज़ लिखी है, नॉन क्ले मिनरल्स और क्ले मिनरल्स। एक्चुअल में फाइन ग्रेन को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ऐसा क्ले मिनरल, सॉरी, एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर कोई सरफेस एक्टिविटी नहीं है। सरफेस एक्टिविटी कैसे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अट्रैक्शन, कोहेजन, इन चीज़ों की वजह से ना कोई प्लास्टिसिटी होगी ना कोई कोहेजन होगा, तो वो क्या हो गया, फाइन ग्रेन सॉइल का नॉन क्ले मिनरल हो गया है। जबकि क्ले मिनरल्स वो हैं जिनके अंदर कोई सरफेस एक्टिविटी है, सरफेस एक्टिविटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो प्लास्टिसिटी होगी या फिर कोहेजन होगा। सो दिस इज व्हाट कैन बी सीन विथ फाइन ग्रेन्स, कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स जिस टाइप के ज़्यादा हो जाएंगे उस टाइप की प्रॉपर्टी डोमिनेंट हो जाएगी। तो लेट मी शो यू नाउ कि क्ले मिनरल्स अबाउट 15 टाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी फाइन सॉइल में, जिनको 4 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, इलाइट, क्लोनाइट, मोंटमोरलॉइट एंड प्लेगोरोसाइट। अब ये जो चौथा है ये आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलता है, बट आपको बस नाम पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली दीज 15 क्ले मिनरल्स जिनकी वजह से प्लास्टिसिटी और कोहेजन होता है, उनको 4 ग्रुप्स में डाल दिया गया है। अब केमिकली ये जो 4 ग्रुप्स हैं, या ये 15 क्ले मिनरल्स हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन या फिर मैंगनीज। तो ये सब की सब एग्जिस्ट कर सकते हैं क्ले मिनरल में। अब इनका प्रोपोर्शन ज़्यादा कम हो सकता है, अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, जिससे कि प्रॉपर्टीज़ क्ले की अलग अलग हो जाती है। तो क्ले मिनरल्स के अंदर बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। लेयर्ड मतलब जो मेन बेसिक यूनिट है वही रिपीट होती रहेगी आगे पीछे, और उससे बन जाता है वो क्ले। और जो क्ले मिनरल्स हैं ये आपस में, जैसे मैंने कहा ना, एक बेसिक यूनिट है वो रिपीट हो रही है, तो ये आपस में जुड़ेंगे किसी ना किसी बॉन्ड से।
तो वो बॉन्ड क्या हो सकता है और उसका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले पे, उसे भी हमें समझना ज़रूरी है। तो उसकी वजह से सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको एक बार बॉन्ड का रिवीजन करा देता हूँ हल्का सा, और जो सॉइल के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करूँगा। तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने पढ़ा होगा जब केमिस्ट्री शुरू करी जाती है, प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड। तो प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड में हम पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेप्थ में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक everyone knows about it. Secondary is secondary valence bond, वेंडरवॉल फोर्सेज होता है, और इसके अंदर एक और कैटेगरी रखी गई है हाइड्रोजन बॉन्ड। वेंडरवॉल फोर्सेज में आपको शॉर्ट में याद दिला देता हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको याद होगा, जिसकी चार्जेस की वजह से एक छोटा सा वीक फोर्स आ जाता है दोनों के बीच में, या तो वो रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। तो वो किस कैटेगरी में आता है? वेंडरवॉल फोर्सेज की कैटेगरी में आता है। अब ये चाहे तो पोलर हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। जो मैंने आपको चार्जेस वाला कहा ना, और उनका जो CG है वो एक जगह ना हो तो पोलर हो गया। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये CG ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो या नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हो गया, CG इस तरफ झुकाव चला गया, तो इसकी वजह से एक मोमेंट आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। वहीं यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ भी हो जाए, किसी भी तरफ मतलब CG खिसक जाए, तो वो क्या है? पोलर बॉन्ड है। बट कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स हो सकते हैं जिनके अंदर जो CG है ना वो बिल्कुल पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे आ जाए, यानी कि जो मूवमेंट है उसका इफेक्ट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इन दोनों के सेंटर पे आ गए, दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है सेंटर पे आ गया, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट है चार्जेस का वो देखने को नहीं मिलेगा, और हम इसे क्या कह देंगे? नॉन पोलर। तो मैंने बस ये शॉर्ट में बताने की कोशिश की कि वेंडरवॉल फोर्सेज में भी डाइपोल्स हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक मूवमेंट हो। इलेक्ट्रिक मूवमेंट होगा तभी उसे पोलर बॉन्ड कहेंगे, एल्स नॉन पोलर कह देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे डिस्कस करना है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रांगली अटैच्ड बॉन्ड है, मैं ये कहूँगा। और ये कहाँ देखने को मिलता है? इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। इसके अंदर क्या होता है आपको याद होगा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और ये हाइड्रोजन हम दिखाते हैं ऐसे ऐसे। आपने अक्सर बुक्स के अंदर यही देखा होगा, या बचपन से वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही देखा होगा। इसके अंदर क्या है, आप कहते सोचते होंगे कि यार ये कैसे हो जाता है, क्योंकि हम तो कहते हैं H2O, तो दो स्ट्रांगली बॉन्डेड ऑक्सीजन से होने चाहिए, अगला मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा एक्चुअल में हो नहीं पाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाता है किस ऑक्सीजन एटम के साथ ये लिंक करें। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये अकेला जो हम दिखाते हैं, ये ऑसिलेट करता रहता है। तो कई बार आपको बुक्स में जो अच्छे से पढ़ाते हैं ना, वो ऐसे करके मिलेगा, डैश 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 H। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट कर रहा है दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये प्रोवाइड क्या कर रहा है हमको? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे लिख दी है आप लोगों के लिए कि हाइड्रोजन जो है ऑसिलेट कर रहा है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। अब आपको ये समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि वीक हो, ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर, और ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड जैसा भी। और इसी को हम यूज़ करेंगे हमारे सॉइल स्ट्रक्चर में समझाने के लिए कि इसमें स्वेलिंग ज़्यादा है, इसमें श्रिंकेज ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है, और मैं यहाँ स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ ये वीक भी हो सकता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग कितना है? स्ट्रॉन्ग एज मच एज आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, रिमेंबर दैट। चलो, अब जाने से पहले एक बार डिफ्यूज लेयर का कंसेप्ट भी समझा देते हैं। और अक्सर आपको बार बार वर्ड सुनने को मिलेगा, डबल डिफ्यूज्ड लेयर। देखो, कोलाइड्स हो गए, या फिर आप इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ते हो कि जो ब्राउनियन मोशन की वजह से इम्प्योरिटीज़ हैं, जिन्हें कोलाइड्स ही कहते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड अगर आपने कोई कोलाइड रख दिया है, तो उसके आसपास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर क्या करेगा अपने आपको? डाइपोल। ये नेगेटिव तो बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे करके एक डाइपोल सा बना लेगा इसके अगल बगल में। अब देखो, जैसे ये बना दिया, ये लेयर 1 हो गई, ये अंदर क्या था? कोलॉइड था। इसके अंदर डाइपोल डाइपोल बन गए, सारे की सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव इधर हो गए। अब इधर नेगेटिव है तो इसके बगल वाली जो लेयर है ना, इसके अंदर भी एक छोटा सा डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड लेयर आ गई, तो दो लेयर हो गई, इसलिए कह देते हैं डबल लेयर।
ये डिफ्यूजन इसी को कहते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया लेयर की फॉर्म में। अब आप कहेंगे क्या तीसरी लेयर भी होती है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट इतना वीक हो जाता है 2 लेयर के बाद कि थर्ड लेयर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बनाने की वाटर को। तो किसी वाटर जैसे डाइपोल वाले फ्लूइड के अंदर कोई चार्ज आएगा तो उसके अंदर 2 डिफ्यूज लेयर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, चाहे वो सॉइल पार्टिकल हो या कोई चार्ज्ड इम्प्योरिटी हो। तो ऑब्वियसली रीज़न, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो वो क्या हो गया? वीक फोर्सेस हो गए। वीक कौन से हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। क्ले मिनरल्स में अब हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने कोर्स की बात कर ली, उनका पेरेंट मिनरल रॉक जैसा ही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्ले मिनरल्स की। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं, क्योंकि जो क्ले का मिनरल है ना, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज अटैच्ड होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली विद सिलिका ऑल्सो। तो यहाँ पे 2 तरह के अरेंजमेंट देखे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा आपका एलिमेंट यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, तो इट वाज फाउंड कि इनका जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होगा। और आपको दिख रहा होगा ये ओ से बनाया ऑक्सीजन है जो कि एजेस पे है, और सेंटर में डार्क में दिख रहा है ये है सिलिकॉन। दूसरा अरेंजमेंट जो है वो है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में अगेन देखो एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन सेंटर में चला गया और हाइड्रोक्सिल आयन एजेस पे आ गया, एजेस सॉरी कॉर्नर्स पे आ गया। आई एम सॉरी टू से एज बोला मैंने, कॉर्नर्स पे आ गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट हो सकता है। देखो आपसे इस तरह का अरेंजमेंट कोई पूछेगा नहीं, बट आपको समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, तो आप बना लो तो अच्छा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे इसका यूज़ क्या है। और सिलिका जो है, बस इतना तो याद कर सकते हो ना कि सिलिका जो है टेट्राहेड्रन में होता है, और ये जो एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन है ये किस में मिलेगा आपको? ऑक्टाहेड्रल लेयर में मिलेगा। ये तो याद कर लो। अब देखो मैंने आपको बताने के लिए ऑल दो लिखा कि सिलिका टेट्राहेड्रल शीट हैं, वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी हैं, वो आपस में रिपीट हो रहे होंगे, ये सब हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। अपना काम का यूनिट ये है कि 2D के अंदर मेरे को ये रिप्रेजेंट करना था। तो क्या स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ किया गया? कुछ नहीं, एक टेट्राहेड्रन बना दिया गया और उसको 2D के अंदर ऐसा बनाया गया, और इसी को हम कहते हैं सिलिका शीट्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इस पूरे सिस्टम को? एज ए 2D के अंदर। जो ऑक्टाहेड्रल ब्लॉक है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से, और इसी को कहते हैं गिब्साइट शीट। तो बेसिकली जो क्ले है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली क्ले को आपको कोई पूछे कि मिनरल्स क्या हैं, तो आप सीधे बोलो क्ले इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गिब्साइट एंड सिलिका शीट्स। और हमको 2D में रिप्रेजेंट करना है बिना कॉम्प्लेक्स इनपुट्स के, तो हमने यहाँ टेट्राहेड्रन और रेक्टेंगल को यूज़ किया। अब देखो कैसे। 3 टाइप के मिनरल मैंने आपको बताया, क्लेयोनाइट, इलाइट, मोंटमोर्लानाइट। सबसे पहला है क्लेयोनाइट। तो क्लेयोनाइट के अंदर टेट्राहेड्रल नीचे, उसके ऊपर आ गया ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड है वो आ जाएगा इन दोनों की लेयर के बीच में, और ओवरऑल जो इसकी थिकनेस होगी वो है 7 एंगस्ट्रॉम। मैंने साफ लिखा है देखो 7 एंगस्ट्रॉम, इसको याद कर लेना कर सको तो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है? ये है मिनिमम रिपीटिंग यूनिट। मैंने आपको बताया था क्ले मिनरल के अंदर एक यूनिट होगा जो कि रिपीट होता रहेगा, ठीक है? तो ये वो मिनिमम रिपीटिंग यूनिट है। तो बेसिकली क्लेयोनाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गिब्साइट एंड सिलिका शीट विच इज हैविंग द थिकनेस ऑफ 7 एंगस्ट्रॉम। और अब ये दोनों रिपीटिंग यूनिट अपने ही दूसरे यूनिट से कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ जो रेड रेड मैंने दिखाया है ना रिपीटिंग यूनिट्स के बीच में, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसके बीच में वाटर भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और इसी वजह से केलोनाइट मिनरल के अंदर बहुत कम स्वेलिंग और बहुत कम श्रिंकेज होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। देखो मैं कितना क्लीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मिनिमम वर्ड्स में। ये मिनिमम रिपीटिंग यूनिट्स हैं,
ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है और इनके अंदर कोई स्वेलिंग और श्रिंकेज नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है इसके अंदर वाटर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है। अब दूसरे टाइप का मिनरल है मोंटमोरलोनाइट मिनरल। इसका जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट है उसके अंदर एक गिब्साइट शीट है और दो तरफ है सिलिकेट शीट्स। तो देखो ये रहा गिब्साइट शीट और ये है टेट्राहेड्रन वाला सिलिकेट शीट। तो ओवरऑल थिकनेस है इसकी 10 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो मिनिमम रिपीटिंग यूनिट है ये दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू वाटर बॉन्ड। वाटर बॉन्ड एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही वीक होता है, डाइपोल इंटरेक्शन पे काम करता है, यानी कि वेंडरवॉल फोर्सेस पे काम कर रहा है, तो इस वजह से बहुत वीक है। तो ज़्यादा पानी आ गया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये दोनों आगे खिसक गए, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिल रही है और वो वाटर इवापोरेट कर गया, कुछ बच जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे बॉन्डेड है इन दोनों के बीच में, तो वो श्रिंकेज भी ज़्यादा दिखा देगा। तो इसी वजह से जो मोंटमोरलोनाइट मिनरल है वो ज़्यादा शो करता है स्वेलिंग और श्रिंकेज। मेन रीज़न वाटर बॉन्ड। और आपसे कोई पूछे कि मोंटमोरलोनाइट क्या है, इट इज़ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ गिब्साइट एंड 2 सिलिका शीट्स, जो कि यहाँ पे दिखाई हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इलाइट क्या है, तो इलाइट का जो आई है ना उससे याद कर लो आयोनिक बॉन्ड। तो इलाइट के आई से बना आयोनिक बॉन्ड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोंटमोरलोनाइट मिनरल जैसा ही है, बट यहाँ पे वाटर बॉन्ड होने की बजाय यहाँ पे सोडियम आयन का नॉन एक्सचेंजेबल आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा दोनों शीट्स के बीच में, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होनी चाहिए। देखो इलाइट मिनरल की स्वेलिंग और श्रिंकेज हमेशा क्लेयोनाइट और मोंटमोरलोनाइट मिनरल के बीच में रहती है, यानी कि क्लेयोनाइट सबसे कम श्रिंक और स्वेल करेगा, उसके बाद इलाइट, और सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज मोंटमोरलोनाइट मिनरल में देखने को मिलेगी। इसी चीज़ को और अच्छे से मैंने लिख दिया है बॉन्ड स्ट्रेंथ और के कंसेप्ट से, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की जो असेंडिंग फॉर्म है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हमको आयोनिक बॉन्ड मिल रहा है और सबसे वीक वाटर बॉन्ड मिल रहा है। क्योंकि सबसे वीक है तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन या आयोन श्रिंकेज मोंटमोरलोनाइट में मिल रहेगी। इन दोनों के बीच का मीडियम टाइप श्रिंकेज और मीडियम टाइम एक्सपेंशन आयोनिक बॉन्ड यानी कि इलाइट मिनरल में मिलेगा, और सबसे कम लीस्ट श्रिंकेज और लीस्ट स्वेलिंग क्लेयोनाइट मिनरल में मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो गाइस मेरी साइड से ये था क्ले मिनरल के अंदर सारा की सारा इनपुट। अब आप सीधे 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस उठाओ, वो सारे के सारे थ्योरी पार्ट से बेस्ड हैं, और कुछ जगहों पे JEN वगैरह के पेपर में थोड़ी थिकनेस पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था आप लोगों के लिए 7 एंगस्ट्रॉम एंड 10 एंगस्ट्रॉम। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और लाइक ज़रूर कर दो। आपके लाइक करने से किसी नीडी स्टूडेंट के लिए जब वो यूट्यूब पर सर्च करेगा तो ये ऊपर सरफेस आउट करेगा, उसकी हेल्प होगी। और साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।